तो आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 6 बताने वाला हूँ। 5 का लगभग आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, देखिए, देखने से ये होगा कि आप लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। देखते रहने से आपका ध्यान रहेगा और एग्ज़ाम जो है आपका ये मेन है, ये लास्ट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रट नहीं सकते, इसलिए देखना ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। आज का है वो क्या है कि 1919 की आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका में आर्थिक पुनरुत्थान के लिए क्या प्रयास किए गए। यानी कि 1919 में जो आर्थिक मंदी जो सब देश में हुआ था उसका व्याख्या करना है। ठीक है ना, अमेरिका में इसके जो पुनरुत्थान के लिए क्या प्रयास किया गया उसके बारे में देखना है। तो देखते हैं कि महायुद्ध के पहले ब्रिटेन संसार का प्रमुख ऋणदाता देश था, यानी कि ऋण को देने वाला था। महायुद्ध के बाद यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था, यह स्थान अमेरिका को क्या हुआ, प्राप्त हो गया। 1919 से लेकर 1929 तक अमेरिका के राष्ट्रीय उत्पादन में 43% की वृद्धि हुई। श्रमिकों की मजदूरी वास्तविक एवं मौद्रिक बढ़ गई तथा बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई। 1922 से लेकर 1929 तक अमेरिका 2100 करोड़ डॉलर का ऋणदाता बन गया था तथा निर्यात अधिक्य के भुगतान स्वरूप उनके पास संसार का 28% स्वर्ण कोष एकत्रित हो गया था। इस तरह 1929 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु यह समृद्धि बिल्कुल अस्थायी थी। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट के संकट के साथ देश में महान आर्थिक मंदी एवं संकट प्रारंभ हुआ, जो 1933 के प्रारंभ तक बना रहा। यह मंदी मूलतः अत्यधिक उत्पादन का परिणाम थी तथा प्रचुरता में निर्धनता को पूर्णतया व्यक्त करती थी। 1929 की महान आर्थिक मंदी के क्या कारण थे उसके बारे में देखते हैं। तो इस महान आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेनसन के अनुसार वास्तव में महान आर्थिक मंदी निम्नलिखित कारणों का परिणाम थी। क्या क्या? तो अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा। 1920 ईस्वी वाले दशक में अर्थव्यवस्था में अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा वर्तमान थी। युद्ध काल के अत्यधिक लाभ ने लोगों को विनियोग की ओर अधिक आकर्षित किया था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1927 से 1929 के बीच न्यूयॉर्क शेयर बाजार में बिकने वाले शेयरों की संख्या 18 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई थी। अक्टूबर 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट प्रारंभ होने के समय से लेकर माह के अंत तक 165 लाख शेयर बिकने के लिए आए थे। इससे इनके मूल्य में अत्यधिक ह्रास हो गया। 13 नवंबर 1929 तक अमेरिकन टेलीग्राम तथा टेलीफोन के शेयर का मूल्य $304 से घटकर $197 हो गया। यही से आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई। युद्धोत्तर काल में कृषि संबंधी आय में ह्रास हुआ। महान आर्थिक मंदी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि युद्धोत्तर काल में कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित रूप से ह्रास हुआ। युद्ध काल में कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किंतु युद्ध के बाद मांग में कमी तथा विदेशी प्रतियोगिता के दबाव के कारण कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक ह्रास हो गया। किसानों की आय घट गई और आय में कमी के कारण इनकी क्रय शक्ति में भी ह्रास हो गया था। युद्धोत्तर कालीन समृद्धि की दोषपूर्ण प्रकृति क्या है? तो 1929 से 31 के थोड़े समय के अतिरिक्त अमेरिका ने लगातार समृद्धि का ही अनुभव किया था। मोटर उद्योग का विकास तथा सड़क निर्माण में तेजी इस समृद्धि के मुख्य आधार थे। मकान निर्माण में भी अप्रत्याशित तेजी हुई तथा 1925 में इससे $500 करोड़ का विनियोग हुआ था, किंतु इस तेजी से अर्थव्यवस्था में कुछ दोष भी उत्पन्न हो गए थे। युद्धोत्तर काल की समृद्धि से कोयला, सूती वस्त्र, जहाज निर्माण आदि में उचित प्रगति नहीं हुई थी। कृषि की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी।
कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व अर्थव्यवस्था में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार युद्धोत्तर कालीन समृद्धि त्रुटिपूर्ण थी, जिससे भयानक आर्थिक मंदी को बल मिला। अगला जो पॉइंट है, उपभोग में कमी। 1900 ईस्वी से 1929 के बीच की अवधि में मजदूरों की तुलना में लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, जिसमें बचत तथा उपभोग के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया था। इस बीच राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 4 गुनी वृद्धि हुई थी, किंतु राष्ट्रीय आय में इस असाधारण वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनता की क्रय शक्ति में कोई तीव्र वृद्धि नहीं हुई। क्रय शक्ति में वृद्धि के अभाव में उपभोग में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई, जो महान मंदी का एक प्रधान कारण था। आय की विषमता की वृद्धि। महान आर्थिक मंदी के लिए आय के वितरण की विषमता भी बहुत हद तक उत्तरदायी थी। 1929 के पूर्व आर्थिक समृद्धि के क्रम में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा भाग केवल पूंजीपतियों को ही प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर गैलब्रेथ के अनुसार 1929 में अत्यधिक आय वाले 5% व्यक्तियों की कुल राष्ट्रीय आय का प्राय 1/3 भाग प्राप्त होता था। इनके अनुसार आय की इस अत्यधिक विषमता का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था विनियोग के अत्यधिक उच्च स्तर अथवा विलासिता संबंधी उपभोग पर अत्यधिक व्यय अथवा दोनों पर आधारित थी। उच्च स्तर अथवा आधारित थी और दोनों विनियोग तथा विलासिता पर व्यय में बहुत अधिक उच्चावचन होते थे। इस प्रकार आय की विषमता में वृद्धि से भी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जो अंशतः महान आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी थी। अगला जो पॉइंट है वह विदेशी व्यापार में अव्यवस्था। तो विदेशी व्यापार की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। युद्ध के बाद महान ऋणदाता देश होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में उच्च प्रशुल्क की दरें ज्यों की त्यों चल रही थी। अधिकांश यूरोप के देशों ने, जिनका संयुक्त राज्य के साथ प्रतिकूल भुगतान था और जिन्होंने संयुक्त राज्य से ऋण ले लिया था, अपने घाटे को स्वर्ण का भुगतान कर अथवा नए निजी ऋणों के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया, किंतु स्वर्ण के द्वारा लगातार घाटे की पूर्ति संभव नहीं है। इसके लिए या तो इन देशों को अपने अपने निर्यात में वृद्धि करनी होती अथवा आयात में कमी करनी होती या ऋण चुकाने में विलंब करना होता। किंतु 1929 ईस्वी में हाल स्मूथ टैरिफ एक्ट के पारित होने के बाद निर्यात में वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी। अब उच्च प्रशुल्क के कारण इन देशों के ऋण चुकाने में विलंब करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतएव इन लोगों ने भी सरकार की नीति का अनुकरण करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के निर्यात में बहुत अधिक कमी हो गई। परिणाम स्वरूप 1929 ईस्वी की तुलना में 1932 में विदेशी व्यापार घटकर 30% ही रह गया। अत्यधिक सट्टेबाजी। प्रथम महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल अमेरिका उद्योग के लिए अभूतपूर्व समृद्धि का समय था। उन दिनों उद्योगों में अत्यधिक लाभ हो रहा था। अतएव उनके हिस्से तथा प्रतिभूतियों का अत्यधिक क्रय होने से इनके मूल्यों में अधिक वृद्धि हो गई। हजारों व्यक्तियों ने अपना नियमित व्यवसाय छोड़कर सट्टेबाजी पर ही अपने ध्यान लगाया। अंत में 29 अक्टूबर की चरम स्थिति आ गई। स्थिति यह हो गई कि अंशों के विक्रेता तो सब थे, किंतु क्रेता कोई नहीं रहा। इससे विक्रय क्षेत्र में घबराहट फैल गई तथा वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिका का सबसे प्रधान स्टॉक एक्सचेंज था, बिल्कुल ध्वंस हो गया। 1929 के शेयर बाजार के ध्वंस के कारण स्थिति बहुत ही खराब हो गई तथा कई बैंक दिवालिया हो गई। केवल 1929 ईस्वी तथा 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 7,000 से अधिक बैंक फेल कर गए। इस प्रकार अत्यधिक सट्टेबाजी भी महान आर्थिक मंदी का एक कारण थी। बैंकों की दोषपूर्ण साख नीति क्या थी? तो विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा ऋण के कारण अमेरिका में अन्य देशों की स्वर्ण संग्रहित होता चला जा रहा था। बैंकों के पास जो स्वर्ण की राशि थी, उसी के आधार पर उन्होंने अत्यधिक साख का विस्तार प्रारंभ किया तथा सट्टेबाजों को बड़े पैमाने पर ऋण देना प्रारंभ किया। यह बैंकिंग के सिद्धांत एवं नीति के पूर्णतः प्रतिकूल था। इस प्रकार बैंकों ने अत्यधिक मात्रा में साख का सृजन किया था, किंतु ज्यों
ज्यों 1929 ईस्वी में महान मंदी प्रारंभ हुई, हिस्से एवं प्रतिभूतियों के मूल्य में अतिशय कमी हो गई, जिससे बैंकों की बहुत अधिक पूंजी मारी गई। वे अपने ग्राहकों को मांग पूरी नहीं कर सके, जिससे बाध्य होकर बहुत सारे बैंकों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। अगला जो पॉइंट है वह है यंत्र जनित बेरोजगारी। महान आर्थिक मंदी के विभिन्न कारणों में यंत्र जनित बेरोजगारी भी उल्लेखनीय है। प्रथम युद्ध के बाद उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए तथा समय बचाने वाले यंत्रों को उपयोग करने की होड़ सी लग गई। इन यंत्रों को अपनाने के कारण अब एक एक यंत्र 500 व्यक्तियों या इससे भी अधिक के बराबर काम करते थे। इस प्रकार यांत्रिक उन्नति ने बेकारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। बेकारी से लोगों की आय कम हो गई और आय में कमी से उनकी क्रय शक्ति भी कम हो गई, जिससे प्रभावोत्पाद मांग में कमी हो गई। महान मंदी के निवारण के लिए किए गए उपचार क्या थे? तो महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इस तिथि को ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। इस मंदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू को बुरी तरह से प्रभावित किया। अतः इसे दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए। इन उपायों का अध्ययन तो 2 वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित करके किया जाएगा। पहला, प्रारंभिक उपाय। महान आर्थिक मंदी प्रेसिडेंट हूवर के समय में प्रारंभ हुई। 1933 ईस्वी के प्रारंभ तक हूवर अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। प्रेसिडेंट हूवर की यह धारणा थी कि मंदी अपने आप टल जाएगी। अतएव प्रारंभ में मंदी को दूर करने के लिए कोई विशेष नीति नहीं अपनाई गई, किंतु 1929 के स्टॉक बाजार के संकट के बाद हूवर प्रशासन के लिए कुछ करना अनिवार्य सा हो गया। अक्टूबर के बाद उसने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सामान्य व्यवसाय तथा मजदूरी की प्रचलित दरों को बनाए रखने पर जोर दिया गया। जुलाई 1928 ईस्वी में एक कृषि विपणन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत स्थापित फेडरल फार्म बोर्ड ने अनाज तथा कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए अनाज स्थिरीकरण निगम तथा एक कपास स्थिरीकरण निगम की स्थापना की गई। इसमें कृषि पदार्थों की कीमतों को प्रोत्साहन हेतु कम से कम $50 करोड़ व्यय किया गया, किंतु इससे संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। फरवरी 1932 में $50 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से एक पुनः निर्माण वित्त निगम की स्थापना की गई। इस निगम की प्रधान उद्देश्य बैंक, बीमा कंपनियों तथा कृषि एवं पशु संबंधी संस्थाओं को जमानत पर कर्ज प्रदान करना था। बाद में इसे सार्वजनिक लाभ के कार्यों के लिए सरकार तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं को भी ऋण देने का अधिकार दिया गया। हूवर प्रशासन द्वारा मंदी के निराकरण के लिए किए गए उपायों में यह सर्वाधिक प्रधान उपाय समझा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1929 की आर्थिक संकट किस तरह से अमेरिका जैसे देशों को तबाह कर दिया। तो आप लोग इसको देखिए कि किस तरह से महान मंदी का निवारण का उपाय भी किया गया, परंतु उतनी सफल नहीं हो सका। तो भी जो भी हुआ आप लोगों ने देखा। इस आधार पर आप लोग अगर सुन लिए हैं तो ज़रूर अच्छे से लिखेंगे। तो फिर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।